उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में बात की जाए तो यहाँ पर एक शिशन बनेगा, ये टेस्टिस होंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये पुरुष जनन अंग का चित्र। इसमें मुख्य भाग में आएगा शिशन, इसे पेनिस कहा जाता है। दूसरा आएगा टेस्टिस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये चार जो है मुख्य भाग हैं पुरुष जनन अंग के, जिसमें शिशन जो है ये बाहरी हिस्सा होता है जो कि बना रहता है स्पंजी ऊतक से। इसमें आएगा कि ये शिशन किसका बना है, तो शिशन बना है स्पंजी ऊतक। दूसरी बात, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक टाइप की ग्रंथि है और इससे जब हम ग्रंथि की बात करते हैं तो यहाँ से जब कौन सा हार्मोन निकलता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और दूसरा यहाँ पर ये इधर पर टेस्टिस डायग्राम में होगा, यहाँ पर जो है सेमिनल वेसल्स होगा, यहाँ पर सेमिनल वेसल। तो टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और दूसरी बात, इस टेस्टिस से एक स्पर्म निकलता है। टेस्टिस से एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और दूसरा यहाँ से निकलता है स्पर्म, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं और यहाँ से जर्म सेल भी आप कह सकते हो कि जर्म सेल निकलते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा। जब ये टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा तो यहाँ पर ये होते हुए सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड देयर सीक्रेशन टू स्पर्म। मतलब सबसे पहले तो शिशन है जो कि स्पंजी ऊतकों से मिलके बना है। दूसरा टेस्टिस है जहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, स्पर्म निकलता है और जर्म सेल निकलता है। जब ये जर्म सेल निकलते हैं, ये स्पर्म निकलता है और निकल के जा रहा होता है, उस वक्त सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उस वक्त सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। सीक्रेशन प्रोवाइड करने के कारण ये जो स्पर्म है, स्पर्म ये फ्लूइड बन जाता है। फ्लूइड बन जाने का अर्थ है कि ये थोड़ा सा तरल हो जाता है। तरल हो जाने के कारण इसका जो है मूव करना आसान हो जाता है। तो स्पर्म में अपना सीक्रेशन प्रोवाइड कौन करता है? सीक्रेशन प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसल और
प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म में जब सीक्रेशन मिक्स हो जाता है तो सीक्रेशन मिक्स हो जाने के बाद वो फ्लूइड बन जाता है। फ्लूइड बन जाने से क्या होता है कि उसका मोशन आसान हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल, टेस्टिस और शिशन पेनिस, ये 4 मुख्य भाग हैं पुरुष जनन तंत्र के। पुरुष जनन तंत्र के आपसे हिस्से पूछे जाएंगे सबसे पहले तो कि हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो हिस्से में आता है शिशन, टेस्टिस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर काम पूछा जाएगा कि स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है। तो स्पर्म रिलीज होता है टेस्टिस से, और उसको लिक्विड बनाने का काम कौन करता है। तो उसको लिक्विड बनाने का काम सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड करते हैं। कैसे करते हैं? उसमें अपना सीक्रेशन ऐड करके। इसके बाद आएगा आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। 5 सेंस ऑर्गन में आईज आएगा, नोज, ईयर, टंग और स्किन। सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जिसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां। शरीर के ऐसे भाग, शरीर के ऐसे भाग जो किसी प्रकार की सूचना शरीर को पहचानने में मदद करते हैं। किसी भी प्रकार की जो सूचना है उसको पहचानने में मदद करने वाले जो अंग होते हैं शरीर के ऐसे भाग या ऐसे अंग जो किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियां। सेंस ऑर्गन, और हिंदी में उसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां। ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये शरीर को किसी न किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसके 5 अंग शरीर के ऐसे हैं जो शरीर को कुछ सूचना प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन 5 अंगों को कहा जाएगा सेंस ऑर्गन। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आंख। नेत्र। सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन आएगा, वो सबसे पहला सेंस ऑर्गन है, उसका नाम है नेत्र, आंख। आंख का चित्र कुछ इस तरीके से होगा।
यहाँ लेंस रहता है। तो ये एक आँख का चित्र है। आँख के कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं, कुछ मुख्य भाग होते हैं। उसमें आता है प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। आँख के कुछ मुख्य जो हिस्से हैं उसमें आता है प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, लेंस, ये सभी आँख के कुछ प्रमुख हिस्से होते हैं। आँख के भाग हैं ये, मतलब आँखों के अंदर ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं। इसमें जो दो ये भाग हैं, इनके कार्य भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कॉर्निया का कार्य क्या है और रेटिना का कार्य क्या है, प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है, ये आपका ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है। ये सारे कार्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक कार्य हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कार्य इसमें होते हैं। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया का कार्य है कि जो प्रकाश है, प्रकाश आंख के अंदर कॉर्निया के द्वारा जाता है। कॉर्निया का प्रमुख कार्य क्या है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो आंख के अंदर, प्रकाश आंख के अंदर कॉर्निया के द्वारा ही जाता है। जो कॉर्निया होती है, इस कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश आंख के अंदर जाता है। इस कॉर्निया में ब्लड नहीं जाता। एक बात और याद रखनी है कि जो कॉर्निया है, इसमें कभी ब्लड सप्लाई नहीं होता। ब्लड सप्लाई कॉर्निया तक, ब्लड सप्लाई कॉर्निया तक नहीं पहुंचती। जो ब्लड सप्लाई है वो कॉर्निया तक नहीं पहुंचता है, तो फिर कॉर्निया तक ऑक्सीजन कैसे जाती है? तो कॉर्निया तक ऑक्सीजन डायरेक्ट पर्यावरण के द्वारा पहुंचती है, क्योंकि कॉर्निया एक ऐसा हिस्सा है जो खुला हुआ है, डायरेक्ट इसका कांटेक्ट पर्यावरण से होता है और पर्यावरण से ही ये अपना ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो कॉर्निया तक ब्लड का सप्लाई नहीं होता, यहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचता है। तो जब ब्लड नहीं पहुँचता तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी इस हिस्से तक? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या होता है? कॉर्निया सीधा पर्यावरण से अपने ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कॉर्निया सीधा मतलब डायरेक्ट पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। डायरेक्ट पर्यावरण से इसको अपनी ऑक्सीजन मिल जाती है।
इसके बाद दूसरा इसका भाग है, दूसरा भाग आएगा रेटिना। दूसरा भाग आएगा रेटिना। सेकंड पार्ट ऑफ द आई इज रेटिना। दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से का नाम है रेटिना। कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। लाइट एंटर करने का जो हिस्सा है आंख का वो कॉर्निया है, एंड द सेकंड पार्ट इज रेटिना। रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना पर इमेज बनती है, मतलब जो कुछ भी आपने देखा वो किधर जाके बनेगा? रेटिना पे बनेगा। यहाँ पर ये हिस्सा होता है जो आँख का, ये वाला, ये रेटिना है। ये क्या है? ये रेटिना है। और रेटिना पर क्या बनता है? तो रेटिना पर इमेज बनती है। इमेज बनती है मतलब जो कुछ भी आपने देखा है वो किस जगह पर जाके बनेगा? इस रेटिना पर जाके बनेगा। इस रेटिना पर उसकी इमेज बनेगी, इस रेटिना पर देखा जाएगा, इस रेटिना पर पता चलेगा कि आपने किसको देखा है। रेटिना में कई सेल पाए जाते हैं। इस रेटिना में, रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल इसके ऊपर पाए जाते हैं। रॉड सेल और कोन्स सेल, दो तरीके के सेल इसके ऊपर होते हैं। उनका नाम है रॉड सेल और कोन सेल। रेटिना एक टाइप की मेम्ब्रेन है, एक टाइप की झिल्ली है। पहली बात तो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या है कि रेटिना एक झिल्ली है, एक परत है, एक मेम्ब्रेन है जिस पर इमेज फॉर्म होती है। मतलब इस रेटिना पर ही इमेज जाके बनती है। दूसरी बात, इस रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। मतलब ऐसे सेल होते हैं जो लाइट के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले, लाइट के प्रति अपना एक्शन देने वाले सेल इस रेटिना पर मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। ऐसे सेल जो लाइट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं या लाइट को देख के लाइट के प्रति अपना एक्शन देने का प्रयास करते हैं। दो तरीके के सेल इसमें पाए जाते हैं, एक रॉड सेल और कोन सेल। दो तरीके के हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रेटिना और इमेज बनती है। रेटिना कैसी मेम्ब्रेन है? तो एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। इस पर लाइट सेंसिटिव सेल उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो सेल पाए जाते हैं वो कौन कौन से सेल हैं? रॉड्स सेल और कोन्स सेल। दो प्रकार के सेल इसमें मौजूद होते हैं। Next is iris. आइरिस, अगला भाग है आइरिस।
आइरिस जो प्यूपिल होता है उसकी साइज को कंट्रोल करता है। यह प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह प्यूपिल के साइज को नियंत्रित करता है। यह प्यूपिल की साइज को नियंत्रित करता है। आइरिस का मुख्य कार्य क्या है आंख के अंदर? कि ये प्यूपिल की साइज को नियंत्रित करता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल का कार्य क्या है? ये तो फिर आइरिस का कार्य है कि आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। अब आइरिस के बाद आएगा कि प्यूपिल का कार्य क्या है। जो आंख के अंदर एक हिस्सा होता है उस हिस्से का नाम है प्यूपिल। प्यूपिल का कार्य क्या है? तो प्यूपिल का कार्य क्या है? Pupil regulates the amount of light entering in the eye. Pupil नेत्र के अंदर आने वाली आने वाले प्रकाश की मात्रा प्यूपिल नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्यूपिल नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंख के अंदर प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसको नियंत्रित कौन करेगा? इसको नियंत्रित करने का कार्य है प्यूपिल का। प्यूपिल regulates the amount of light entering in the eyes। आंखों के अंदर आने वाली लाइट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज।
इसके बाद अगला भाग है इसका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व आंख में जो रेटिना पर इमेज बनी है, अब आंख में रेटिना पर जो इमेज बनाई है वो किसकी इमेज है, ये डिटेक्ट करने का कार्य कौन करेगा? ब्रेन करेगा। मतलब आंख पर जो है वो आपका रेटिना पर इमेज बन गई, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब रेटिना पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करेगा ऑप्टिक नर्व। इसमें लिख लें, रेटिना पर बने इमेज, रेटिना पर बनी इमेज को पहचानने के लिए, रेटिना पर बनी इमेज को पहचानने के लिए ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। रेटिना पर बनी इमेज को पहचानने के लिए मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है? जो रेटिना पर इमेज बन गई है उस इमेज को पहचानेगा कौन? तो इमेज को पहचानेगी ब्रेन, इमेज को पहचानेगा मस्तिष्क कि किसको देखा गया है, फिर क्या प्रतिक्रिया करनी है इस चीज को देख के। तो ये सब मालूम है किसको? ब्रेन को। ये सब मालूम है मस्तिष्क को। तो रेटिना पर जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व। इसलिए आंख में ये यहां बना रहता है। ये नेत्र है, ये नेत्र में इधर इस तरीके से जो ये बना है इसको कहेंगे ऑप्टिक नर्व। ये वाला हिस्सा है ऑप्टिक नर्व और इसका कनेक्शन जाके होता है ब्रेन से मस्तिष्क से। ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन का कनेक्शन, सॉरी इस ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन किससे होगा? तो इस ऑप्टिक नर्व का जाके कनेक्शन होगा ब्रेन से, और ब्रेन से कनेक्ट होने के कारण ये जो ये रेटिना है, यहाँ पर रेटिना है, ये इस रेटिना पर जो भी इमेज बनी है, ये रेटिना है और इस रेटिना पर जो भी इमेज बनी है वो इमेज इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा, इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचेगा। रेटिना पर इमेज है, अब वो इमेज रेटिना ने तो एक फोटो खींच दिया, क्योंकि जो आंख होती है, आंख एक कैमरा है। आंख एक प्रकार का क्या है? कैमरा है। तो कैमरे में फोटो आ गई, इस प्रकार से यहाँ पर रेटिना पर एक फोटो आ जाती है, और फोटो आ जाने के कारण ये फोटो आ गई, लेकिन अब इस फोटो को पहचानेगा कौन? तो रेटिना पे तो इमेज बन गई, लेकिन इस इमेज को पहचानेगा कौन? तो पहचानेगा ब्रेन। मतलब ब्रेन तक इसको पहुंचाना पड़ेगा इस इमेज को, तो कौन ले जाएगा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का कार्य बहुत सरल है, रेटिना पर बनी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और जब ये रेटिना पर बना प्रतिबिंब ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन पता करती है कि उसने किसको देखा। आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? ब्रेन का। तो ये कुछ हिस्से थे जो आंख के हिस्से थे। आंख एक सेंस ऑर्गन है,
तो अभी कौन सा सेंस ऑर्गन खत्म हो गया है? नेत्र। इसके मुख्य भाग में कौन कौन से भाग थे? कॉर्निया। इसके मुख्य भाग में है कार्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, ऑप्टिक नर्व, लेंस, ये सभी कुछ इसके मुख्य भाग हैं, नेत्र के मुख्य भाग हो गए। इसके बाद स्वाद इंद्री, ये अभी नेत्र हो गया सेंस ऑर्गन में। अब आएगा स्वाद इंद्री, टंग। नेत्र वाला हिस्सा फिनिश हो गया है। अब नेत्र वाले हिस्से के बाद आएगा स्वाद इंद्री। मतलब टंग। स्वाद इंद्री में कौन सी इंद्री मनुष्य के अंदर मौजूद है? तो स्वाद इंद्री में मौजूद है टंग। टंग जो है, जिसे हम जीभ कहते हैं, जीभ का कार्य है किसी भी प्रकार के स्वाद का कोई भी स्वाद है। 4 प्रकार के मुख्य स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तो ये नमकीन, ये सारे स्वाद को पहचानने का कार्य करती है टंग। मतलब टंग जो है ये 4 प्रकार के स्वादों को पहचानने का कार्य करती है। और जो टेस्ट का सेंस है, स्वाद का सेंस है, स्वाद की जो बात है, वो कौन बताता है? तो टंग बताता है। अब टंग में क्या होता है कि इस तरीके से टंग में बड्स पाई जाती हैं। ऐसे ये जो हैं, ये क्या है? टंग के ऊपर बड्स पाई जाती हैं। टंग के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग प्रकार का स्वाद देखा जाता है। जो ये जीभ है, जो ये टंग है, इसमें कई हिस्से मौजूद हैं और अलग अलग हिस्से पर अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव महसूस किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो ये बड्स होती है, इनको हम कहते हैं जीभ में उपस्थित संग्राहक स्वाद को महसूस करते हैं तथा इन संग्राहकों को स्वाद कलिका कहा जाता है। जीभ में उपस्थित, जीभ में उपस्थित संग्राहक, जीभ में उपस्थित संग्राहक स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इन्हें स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। जो किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव, किसी भी प्रकार के स्वाद का सेंस, किसी भी प्रकार के स्वाद की सूचना हम तक पहुंचाते हैं,
ऐसे जो हिस्से हैं टंग में, ऐसी जो कुछ हिस्से मौजूद हैं, बर्ड्स मौजूद हैं, इन बर्ड्स को हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं। इन बर्ड्स को कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। इन बर्ड्स को कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव देती हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन तथा कड़वा। मुख्य रूप से ये जो बर्ड्स हैं, ये टंग पर ऐसे अलग अलग हिस्से पर वर्ड्स होती हैं और ये अलग अलग हिस्से अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव कराते हैं। ये जो अलग अलग हिस्से हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव कराते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सा स्वाद? मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद होते हैं कि या तो कोई चीज मीठी हो सकती है, या खट्टी हो सकती है, या वो नमकीन हो सकती है। नमकीन का मतलब सॉल्टी। या कड़वी हो सकती है, मतलब बिटर हो सकती है। खट्टी हो सकती है, मतलब सोर हो सकती है। मीठी हो सकती है, मतलब स्वीट हो सकती है। तो कोई भी जो चीज होती है उसमें 4 प्रकार के स्वाद मौजूद हो सकते हैं और ये चारों प्रकार के स्वाद को पहचानने के लिए शरीर में जो अंग उपस्थित है उस अंग को कहते हैं स्वाद इंद्री, मतलब टंग। ये जो चारों प्रकार के स्वाद हैं, इन स्वाद को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? स्वाद इंद्री, जिसको हम टंग कहते हैं। और इस टंग में स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। मतलब टंग के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो भाग हैं, एक ये भाग है, ये भाग है, ये है, ये है, तो ये सभी जो भाग हैं, इन भागों को क्या कहा गया है? स्वाद कलिकाएं। ये विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव देती हैं। ये 4 प्रकार के मुख्य स्वाद उपस्थित होते हैं भोजन में। इसके बाद आपका गंध का सेंस ऑफ स्मेल, मतलब किसी भी प्रकार की गंध का जो अनुभव होता है उसके लिए मौजूद होता है नाक, नोज। इसके बाद आएगा हमारा नोज वाला पार्ट। नोज वाले पार्ट में हमें गंध वाले हिस्से को पढ़ना है कि कोई भी जो स्मेल का सेंस है कि किस प्रकार की स्मेल आई है, वो फ्रेगनेंस है कि कोई बैड स्मेल है, किस प्रकार की खुशबू है, इसका अनुभव देने के लिए एक ज्ञानेंद्री मौजूद है। उस ज्ञानेंद्री का नाम है नोज, नाक। किसी भी प्रकार की गंध का अनुभव कराना
जो नाक है, ये नाक क्या है? नाक आपका सेंस ऑफ स्मेल देता है। क्या देता है? सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल मतलब जो कोई स्मेल आ रहा है, जो कोई खुशबू आ रही है, फ्रेगनेंस आ रहा है, गंध आ रही है, उसका जो अनुभव करा के देता है, वो अनुभव कौन कराता है? नाक। नाक में एक प्रकार का रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। नाक में एक रिसेप्टर पाया जाता है, इस रिसेप्टर का नाम है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि सारे जो गंध हैं उनको प्राप्त करता है और उनको सेंस देने का काम करता है, गंध का सेंस प्राप्त करने का कार्य करता है। तो नाक की पहली बात तो क्या हो गई कि ये सेंस ऑफ स्मेल देता है, मतलब गंध का अनुभव कराने का कार्य करता है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें कि ये इसके अंदर, नाक के अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नाक में पाया जाएगा, नोज में पाया जाएगा। अब उसके बाद आएगा स्किन या त्वचा। दूसरा नेक्स्ट क्या है? स्किन या त्वचा। त्वचा, पहली बात तो त्वचा से याद रखेंगे कि त्वचा एक बाहरी आवरण है, और दूसरी बात त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है। त्वचा से बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में, सबसे बड़ा ऑर्गन है त्वचा। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है कि ये बाहर का एक बाहरी परत बनाता है। शरीर के बाद जो मसल्स हैं, उस मसल्स के ऊपर एक परत बना के रखी है, और इस परत के द्वारा शरीर की सुरक्षा भी होती है। और दूसरी बात, शरीर को दबाव, स्पर्श, सर्दी, गर्मी, इन सब का एहसास भी इसी त्वचा के द्वारा प्राप्त होता है। तो त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है। दूसरी बात, स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी, दर्द, आदि का बोध भी कराती है। सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे पहली बात तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। दूसरी बात, त्वचा स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी, दर्द आदि का बोध भी कराती है। मतलब ये सारे जो सेंस हमें मिल रहे हैं कि किसी ने टच करा, किसी ने कुछ प्रेशर लगाया,
सर्दी है, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, कोई दर्द आपको हुआ, ये सारे सेंस कौन लेता है? तो ये सारे सेंस लेने का काम करती है त्वचा। Now the last sense organ is ear. आखिरी जो रह गया है वो है ईयर, कान। अब आखिरी जो सेंस ऑर्गन रह गया है वो रह गया है कान, ईयर। कान एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो किसी भी प्रकार की ध्वनि का अनुभव शरीर को कराता है। इसमें कर्णवर्त तथा अर्धगोलाकार नाल शामिल हैं। तो अगला है कान, जिसे हम कहते हैं ईयर। तो ये कान जो है ये सेंस ऑर्गन है, तो किस प्रकार का सेंस देता है? कान जो है वो किसी भी प्रकार की ध्वनि का सेंस देता है। ध्वनि का बोध कराता है। इसमें कर्णरवर्त और एक और चीज होती है वो है अर्धगोलाकार नाल। इसमें कर्णरवर्त तथा अर्धगोलाकार नाल शामिल है। इसमें जो ये कर्णरवर्त है इसका कार्य क्या है? कर्णरवर्त मध्य कान से प्राप्त ध्वनि संकेतों को मध्य कान के भी तीन, एक बाहर वाला हिस्सा होगा, एक मध्य वाला होगा और एक आखिरी हिस्सा होगा। तो मध्य कान से प्राप्त ध्वनि तरंगों को तंत्रिकाओं में प्रसारित करता है। मध्य कान से प्राप्त ध्वनि संकेतों को तंत्रिकाओं में प्रसारित करता है। जिससे वह मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे ध्वनि मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो कान का कार्य क्या है? तो कान का कार्य है ध्वनि का बोध कराना। जो ध्वनि का बोध कराते हैं उसको कहते हैं कान। ऐसा सेंस ऑर्गन, ऐसा शरीर का अंग जो ध्वनि का बोध कराए उसको कान कहा जाता है। कान में क्या है? एक तो कर्णवर्त है और एक अर्धगोलाकार नाल शामिल है। ये जो कर्णवर्त है
ये तंत्रिकाओं में ध्वनि को प्रसारित करता है। कर्णवर्त क्या करता है? मध्य कान से प्राप्त, मध्य कान से जो ध्वनि प्राप्त होती है उस ध्वनि को तंत्रिकाओं में प्रसारित करता है। कर्णवर्त का कार्य मध्य कान से प्राप्त ध्वनि को तंत्रिकाओं में प्रसारित करता है। इस प्रकार से आपके ये 5 ज्ञानेंद्रियां खत्म हो जाती हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के खत्म होने के साथ ये जो पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है, वो चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में आपका जो है कोशिका से लेके पूरे तंत्र उपस्थित है। ये कोशिका सूक्ष्मतम इकाई से लेके आपका पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। पहली जो इकाई थी वो पूरी मनुष्य के शरीर पर आधारित इकाई थी कि मनुष्य का शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से तंत्र उपस्थित हैं, वो सारे तंत्र जो है इसमें आपने देखे थे। तो पहले चैप्टर में जो हमारी पहली यूनिट थी, पहली यूनिट आज खत्म हो जाती है, पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। पहली यूनिट में जो मुख्य चीजें आपने पढ़ी थी वो कोशिका का अध्ययन किया था कि कोशिका क्या है, ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन सभी भागों का कार्य क्या है। कोशिका सूक्ष्मतम इकाई है, कोशिका मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका से मिलकर ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से ये शरीर बनता है। तो अगर सूक्ष्मतम इकाई की बात करी जाए तो सूक्ष्मतम इकाई क्या थी? कोशिका। तो कोशिका जो है वो सबसे पहले आपने पढ़ी। कोशिका सूक्ष्मतम इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। कोशिका के अध्ययन के बाद इसमें जो मानव शरीर में कुछ तंत्र उपस्थित थे, 10 तंत्रों का अध्ययन किया। कितने तंत्र उपस्थित होते हैं मानव शरीर में? 10 तंत्र। त्वचा तंत्र, 10 तंत्र इस चैप्टर में मौजूद थे। कौन कौन से थे? पहला त्वचा तंत्र, दूसरा कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और 5वें नंबर पे था त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, आठवें नंबर पर रक्त परिसंचरण तंत्र, मूत्रीय तंत्र, यूरिनरी सिस्टम, और 10वें नंबर पर था आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये जो है एक तो कोशिका सबसे पहले पढ़ी थी कि मानव शरीर की कोशिका जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से अंग उसमें उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद हमने त्वचा तंत्र को पढ़ा था कि त्वचा तंत्र किन चीजों से मिलके बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
कौन कौन से भाग उसमें पाए जाते हैं एवं विभिन्न विभिन्न भागों का क्या क्या कार्य है। कंकाल तंत्र हमने देखा था कि कंकाल तंत्र किस तरीके से मानव शरीर का जो कंकाल है, जो हड्डियों का ढांचा है, कौन से हिस्से में कौन सी हड्डी पाई जाती है तथा उनकी संख्या कितनी है। कंकाल तंत्र में मुख्य भाग क्या था कि कौन से शरीर के हिस्से में कौन सी हड्डी किस जगह पर पाई जाती है, उस हड्डी का क्या कार्य है और वहाँ पर जो हड्डी है उसमें संख्या कितनी है उसकी। दूसरी बात क्या थी कि उसकी संख्या कितनी है। तीसरा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने देखा था कि जब पाचन जो है वो मुख गुहा से ही चालू हो जाता है, माउथ से ही पाचन चालू हो जाता है, माउथ से ही पाचन होने के बाद छोटी आंत तक ये पाचन चलता है। तो ये पाचन तंत्र जो था इसमें क्या था कि माउथ से ही मतलब मुख से ही पाचन चालू हो जाता है। ये पाचन की जो प्रक्रिया है ये मुख से चालू होके छोटी आंत तक चलती है और छोटी आंत तक चलने के दौरान कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले वो अमाशय में आता है। अमाशय में कौन कौन सी चीजें स्त्रावित होती हैं, कौन सा रस स्त्रावित होता है, क्या था इसमें मुख्य रस आपको याद रखने, कौन कौन सा रस स्त्रावित होता है, किस रस का क्या कार्य है और कौन से रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा जो एंजाइम पाया जाता है वो किस प्रकार के भोजन के किस हिस्से का डाइजेशन करता है, कौन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कौन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कौन फैट्स का डाइजेशन करता है, ये सारा था। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में किडनी वाला हिस्सा आता है कि किडनी किस प्रकार से कार्य करती है, किडनी का जो है लोकेशन कहाँ है, किडनी मौजूद कहाँ होती है, उनका नंबर कितना होता है, उनका भार कितना होता है, वजन कितना होता है। किडनी के अंदर जो इसकी मुख्य कार्यात्मक इकाई है उसका नाम है नेफ्रॉन। किडनी की मुख्य कार्यात्मक इकाई का नाम है नेफ्रॉन। तो वो नेफ्रॉन किस प्रकार से कार्य करता है, उसके कार्य करने का, उसमें कौन कौन से हिस्से हैं, नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ये सारी बातें हमने इस जगह पर देखी थी। इसके बाद जनन तंत्र आता है। जनन तंत्र को छोड़ के बाकी सारे तंत्र स्त्री एवं पुरुष दोनों में एक समान है। ये जो जनन तंत्र है, ये वाला तंत्र जो है ये पुरुषों में अलग होता है एवं स्त्रियों में अलग होता है। तो स्त्री जनन तंत्र हमने पढ़ा था। स्त्री जनन तंत्र में ओवरीज पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, यूटेरस पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है। तो ये सारे हिस्से स्त्री जनन तंत्र में थे। नर जनन तंत्र की बात करें तो नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि शिशन पाया गया था, टेस्टिस पाया गया था, सेमिनल वेसल था, प्रोस्टेट ग्लैंड वहां पर मौजूद था। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से पड़े थे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य जो दो हिस्से थे वो था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आता है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ा गया था फेफड़े किस प्रकार से कार्य करते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है वायु को, जो आप ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करता है ये। श्वसन तंत्र के दौरान क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है एवं ऑक्सीजन शरीर के अंदर ब्लड में मिक्स होकर पूरे शरीर तक पहुंच जाती है। जब आप इनहेल करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं उस वक्त ऑक्सीजन उसमें जाती है, वो ऑक्सीजन फेफड़े के एल्वियोलाई पर इकट्ठा हो जाती है और जब रक्त उस एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई को हिंदी में कहते हैं कूपिका,
तो जब वो रक्त कूपिका से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन अपने अंदर मिला लेता है और पूरे शरीर में घूमकर सेलों के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका पर छोड़ देता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका पर छोड़ देता है तथा वहां से ऑक्सीजन अपने अंदर मिला लेता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय का अध्ययन किया था कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। उन 4 कक्षों में से किस प्रकार से रक्त गुजरता है, ये सारा अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र में किया था। इसके बाद मूत्रीय तंत्र में आया था कि किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था कि शरीर के अंदर कितने तंत्र उपस्थित होते हैं, कितने ग्लैंड मौजूद होते हैं और उन ग्लैंड का क्या क्या कार्य है, ये इसमें देखा गया था तंत्रिका तंत्र के अंदर। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ये बात नोटिस की गई थी कि कितने इसमें तंत्र, कितनी ग्रंथियां इसके अंदर हैं और जो ग्रंथियां मौजूद हैं उन ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथि में जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन निकालने का कार्य करती हैं। इस तंत्र में क्या होती हैं? ग्रंथियां मौजूद होती हैं और वो ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन निकालने का कार्य करती हैं। तो ये सारी, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां थी। अग्नाशय था, थायराइड ग्लैंड था, टेस्टिस था, ओवरी था। ये सभी जो ग्रंथियां थी वो सभी ग्रंथियां हार्मोन निकालने का कार्य कर रही थी। एक और बात इसमें आपको याद रखना है कि जितने भी अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां होती हैं उसमें नालिकाएं नहीं होती, इनमें किसी भी प्रकार की नलियां नहीं पाई जाएंगी। ये नलियां विहीन होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की नलियां नहीं पाई जाती। नलियां नहीं पाई जाती तो जब ये हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, जब ये हार्मोन निकालती हैं तो सीधा हार्मोन निकालकर रक्त में मिला देती हैं और रक्त में मिला देने से वो रक्त जब पूरे शरीर में घूमता है तो हार्मोन को ले जाके पूरे शरीर में भेज देता है। इसी के साथ ये पहली वाली जो यूनिट है वो पूरी हो जाती है। पहली यूनिट में केवल और केवल शरीर के जो सारे अंग थे, जो तंत्र थे, उनका वर्णन इसमें किया गया। तो आज बड़ा छोटा सीधा बड़ा छोटा अभी तो हम कर रहे हैं करते हैं ड्यूटी तो ड्यूटी कर रहे हैं तो मुझे मतलब नहीं तो आज नहीं है, अभी नहीं
नारायण निकल जाते गाड़ी में मेरा करने के तो अभी चली गई तो हमने जला सारा पूरी वहाँ से अभी आए चले जाए एम्बुलेंस में गए। ये काम करना पड़ता है ड्राइवर का भी काम आप प्राथमिक उपचार। ये वो देने वाले हैं मेरे बच्चे अच्छा प्रैक्टिकल हाँ प्रैक्टिकल वगैरह प्रैक्टिकल का जो यही होता है प्रैक्टिकल का एडमिशन पड़ेगा इसी साल लिया एडमिशन आपकी तो गवर्नमेंट है जो नहीं होता वहाँ एक एक नहीं करती कंपनियों को दे रहा है या सब उसी टेंडर को दिया उसकी बात नहीं तो वहाँ सब दे रहा है बिजली विभाग ऐसा गवर्नमेंट टेंडर नहीं कर रहा है उनके कंपनी को दे दी वो गाड़ी का मैनेजमेंट है कर्मचारी को आज पेमेंट दे दो वहाँ से आएगा 20,000 हम लोग दे दें अब स्टार्ट करना है दूसरी यूनिट, दूसरी इकाई जिसका नाम है हमारा शरीर एवं प्रतिरक्षा प्रणाली। ये यूनिट 2 है, यूनिट 1 हो चुकी है। देखते हैं यूनिट 1 हो चुकी है जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस में से आप देख सकते हैं। और यूनिट 2 अब है हमारा शरीर एवं प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारा शरीर एवं प्रतिरक्षा प्रणाली। इम्यून सिस्टम, ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से अर्थ है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसा सुना है ना, अभी जैसे कोरोना जब आया था तो उसमें काढ़ा बना के पिया था, ऐसा सबने पिया होगा ना, सुना था काढ़ा जिसमें तुलसी के पत्ते और भी बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती थी, कुछ मसाले वगैरह। तो ये जो काढ़ा बनाया गया, ये जो चीजें हम उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। कोई कभी थोड़ा सा मौसम बदलता है या थोड़ा सा कहीं बाहर आते जाते हैं, कुछ बाहर की चीजें खा ली या बाहर का पानी पी लिया या मौसम बदल गया, तो उतने में आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं पड़ते बीमार। मौसम बदल जाए तो थोड़े बहुत मौसम में उनको कोई असर नहीं होता,
कुछ बाहर की चीज़ें खा लें तो उसका भी कोई असर नहीं होता। तो ये सभी कारण हैं कि एक व्यक्ति को वही मौसम असर कर गया, उसको बीमार कर दिया, वो उस मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, और दूसरा व्यक्ति उस मौसम के साथ एडजस्ट कर गया। ये अंतर किस वजह से आया? उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली के वजह से। क्योंकि एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वहीं दूसरे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो हम बहुत छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं, जो आए दिन कोई मौसम बदल रहा है या कोई कोल्ड कफ जैसी बहुत छोटी बीमारियां बहुत आसानी से शरीर को नहीं पकड़ पाती, और बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनसे भी लड़ने में ये आपको सक्षम बनाता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? शरीर की क्षमता जो कि शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाती है। क्या है? शरीर की क्षमता जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाती है, ताकि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार ना पड़ जाए। ये लड़ने का कार्य करती है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर के अंदर मौजूद है, जो शरीर को इतना मजबूत और इतना एक्टिव बनाती है ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। प्रतिरक्षा प्रणाली। अब ये प्रतिरक्षा प्रणाली एक तो नेचुरल हो सकती है, एक तो कैसी हो सकती है? नेचुरल, प्राकृतिक। कि प्राकृतिक ही शरीर इतना मजबूत है, इतना उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली तंदुरुस्त है कि वो उस पर छोटी बीमारियां असर नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं है किसी किसी का शरीर उतना मजबूत नहीं है, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी तंदुरुस्त नहीं है, तो फिर उसको तंदुरुस्त किया जा सकता है कुछ सप्लीमेंट देके, कुछ दवाइयां देके, कुछ घरेलू उपचार करके, है ना। कुछ वैज्ञानिक जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल साइंस की तरफ से दवाइयां उपस्थित हैं, वो तो दी ही जा सकती हैं। साथ साथ घरेलू उपचार भी इसमें उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम को क्या किया जा सकता है? मजबूत किया जा सकता है। तो प्राकृतिक रूप से ही किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत तंदुरुस्त होता है। अब नहीं है अगर तंदुरुस्त कुछ कारणवश, तो कैन बी मेक, है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वैज्ञानिक रूप से भी कर सकते हैं, मेडिकल साइंस की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, और अगर मेडिकल साइंस की हेल्प नहीं लेना है तो आप घरेलू उपचार के द्वारा भी इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को तंदुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए अभी कोरोना टाइम में एक बहुत फैमिलियर हो चुके हैं हम इस शब्द से, इम्यून सिस्टम से, है ना। पहले भी फैमिलियर थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ये इम्यून सिस्टम से बहुत ज्यादा फैमिलियर हम हो गए हैं। हमको ये सारा मिल जाता है आपने तो सब दुनिया से बात की तो आपको है ना मानना इसलिए बैठी हुई हम ये पता है जैसे हमारा घर नहीं था, उस पर 3 बार नहीं करता है, आप कुछ सब्जेक्ट और हमारा
हवाए का प्रतिरक्षा के प्रकार, इम्यून सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। एक है प्राकृतिक और दूसरा है उपार्जित। उपार्जित का मतलब खुद से इसको अर्जित किया जा सकता है, खुद से इसको क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। एक क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यून सिस्टम। नेचुरल इम्यून सिस्टम का मतलब नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, एकदम शुरुआत से ही जिनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली जो मनुष्य के शरीर में जन्म से ही मौजूद है, जो मनुष्य के शरीर में जन्म से ही मौजूद है, उसको कहते हैं नेचुरल इम्यून सिस्टम। अब ये जन्म से ही मौजूद ये कैसे होता है? जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, कुछ बाहर का खा लिया तो एक व्यक्ति जो है उससे बीमार पड़ गया, दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। होता ना कभी, जैसे आप कहीं गए हैं, कोई जैसे इस जगह से जाएं, हम किसी बहुत सर्दी वाली जगह पर चले जाएं, कोल्ड वाली जगह पर चले जाएं, तो जो है हमारा शरीर वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के पर्यावरण को स्वीकार नहीं कर पाता, अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। अब दूसरा व्यक्ति भी वहीं गया, यहीं से गया, लेकिन क्या होता है कि वो वहां पर जाके बीमार नहीं पड़ा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इम्यून सिस्टम। इसका कारण क्या है कि उसका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो तंदुरुस्त है, मजबूत है। यही बेसिक सी, ये जो चैप्टर, ये वाली जो यूनिट आई है, ये अगर देखा जाए तो आपका जो ये कोर्स है या आपकी जो ये स्टडी है, जो आप ये कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए ये सेकंड यूनिट ही है। प्राथमिक उपचार से संबंधित है ना आप लोगों का जो कोर्स है, इट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार तक सीमित है ना। और प्राथमिक उपचार में आप क्या क्या देते हैं नॉर्मली, कभी किया है आप लोग? जैसे आप तो एमआर हैं, आप भी उसमें एम्बुलेंस में, तो कितना कर लेते हैं आप लोग? बॉटल वगैरह लगा लेते होंगे, इंजेक्शंस वगैरह लगा लेते होंगे। कोई बहुत छोटी या कुछ ऐसा इंजरी है तो उसको ड्रेसिंग वगैरह करना है, या कोई टैबलेट्स भी आप लोग बता देते होंगे, है ना। मतलब ऐसा बहुत हाई लेवल का नहीं, बट
अगर कोई नॉर्मल बीमारी है। मतलब ऐसा है कि डॉक्टर बता देते हैं आपको कि ये वाला टैबलेट आप क्या हाँ, मतलब ऐसा है कि आप कंसल्ट करके डॉक्टर से, जो आपके प्रिस्क्राइब डॉक्टर हैं, वो आपको जिस प्रकार का आदेश करते हैं वैसा आप उसका अनुसरण करके वो ट्रीटमेंट दे देते हैं, है ना। मतलब बॉटल लगा दिया, फिर उन्होंने कहा कि ये वाला इंजेक्शन डाल दो, तो वो इंजेक्शन दे दिया, कोई टैबलेट दे दी, बीपी मेजर कर लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, है ना। तो ये सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही इस चैप्टर में आएंगी। मतलब जो प्राथमिक उपचार से संबंधित चीज़ें हैं उसी पर बेस्ड ये यूनिट है। पहली यूनिट जो थी वो तो थी आपकी शरीर के जो हिस्से होते हैं, जो बायोलॉजिकल अप्रोच है, बायोलॉजी जो आपने पढ़ी होगी 11वीं 12वीं में या कभी 10वीं तक। तो जो बायोलॉजिकल अप्रोच है कि शरीर के क्या क्या हिस्से होते हैं, कौन कौन से तंत्र होते हैं, तंत्रों का कार्य क्या है, अंगों का कार्य क्या है, तो ये सारे जो कार्य थे वो उसमें थे। लेकिन जो फर्स्ट एड वाली चीज आएगी वो इसी चैप्टर से चालू होगी। मुख्य जो आपका ये एग्जाम भी, कितने एग्जाम होंगे ना, 4 हैं। एक इस, तो ये इसका होगा फर्स्ट एड वाला। तो फर्स्ट एड वाले में यही सारी चीजें आपकी आएंगी। तो शरीर में जो मुख्य रूप से कोई एक सिस्टम मौजूद होता है जो आपको मजबूत बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है। तंदुरुस्त इन द सेंस, है ना, तंदुरुस्त का मतलब यहाँ पर क्या है कि बीमारियों से लड़ने के प्रति तंदुरुस्त बनाता है। आप बहुत जल्दी बीमार नहीं होते, बहुत जल्दी मौसम बदल जाए, जैसे कभी मौसम चेंज होता है तो कोल्ड एंड कफ जैसी बीमारी आ जाती है। कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि वायरल फीवर हो गया, है ना, मौसम बदलता है तो नॉर्मली ऐसा वायरल फीवर हो जाता है किसी किसी को। तो वायरल फीवर, अब वायरल फीवर सबको तो नहीं होता, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो क्या करते हैं, उससे